सुप्रभात साथियों, जय श्री कृष्णा। मैं आर.एन. छिंपा एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस से झुंझुनू में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने जो व्याकरण का जो पहला टॉपिक रहेगा वर्ण विचार रहेगा। उस वर्ण विचार पर अपने आज विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी वो आपको पूर्णतः याद रहेगी, स्थायी याद रहेगी। अपने सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण विचार आज का अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ण विचार। हर कंपटीशन में इस टॉपिक में से लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने आज वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार वर्ण विचार को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ण से अभिप्राय क्या है। वर्ण से अभिप्राय क्या है, सबसे पहले जानेंगे वर्ण से अभिप्राय क्या है। वर्ण वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, इकाई जिसके कोई टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। फिर ये दोस्तों ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि वर्ण किसे कहा जाता है। वर्ण किसे कहा जाता है, किए जा सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए वर्ण से अभिप्राय क्या है, तो वर्ण से अभिप्राय है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके कोई टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो है, जब हम वर्ण की बात करते हैं, भाषा की जो है वो सबसे छोटी इकाई वर्ण ही मानी जाती है। जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जैसे वहाँ एग्जाम में प्रश्न आ गए, यहाँ पर मैंने एक लिखा क, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ख, प्रश्न आ जाए कि क्या क और ख वर्ण है, तो हम कहेंगे नहीं, क और ख वर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक क का टुकड़ा किया जा सकता है। जैसे अपने क के नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे तो एक नई ध्वनि सामने आएगी, और जब क के नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे तो क में से कौन सी ध्वनि, कौन सा वर्ण अलग हो जाएगा, ए। अर्थात हम कह सकते हैं कि क जो है वो एक वर्ण नहीं है, क्योंकि क के टुकड़े किए जा सकते हैं। जब तक हम किसी भी ध्वनि का टुकड़ा कर सकते हैं, जब तक टुकड़े किए जा सकते हैं, तब तक वह वर्ण नहीं कहलाता है। वर्ण तभी कहलाता है जब उसके कोई टुकड़े न हो। अर्थात जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक ये परिभाषा समझ में आई भाषा की। एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं। वर्ण से अभिप्राय क्या है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके कोई टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। साथियों आगे देखो और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्ण, इसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण से संबंधित और कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला जो प्रश्न है वो ये पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। प्रश्न आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अपने कौन सा उत्तर देंगे, वर्ण। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण मानी जाती है। लेकिन अपने दिमाग में एक डाउट रहता है कि सर
एग्जाम में ऑप्शन में, विकल्प में वर्ण या ध्वनि दोनों दे रखे हैं, तो हम कौन सा करेंगे? तो वर्ण और ध्वनि विकल्प में दोनों दे रखे हैं, तो हमें किस प्रकार से उत्तर करना है उनको समझना भी जरूरी है। आओ हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है। ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है, पहले उनको समझते हैं, फिर अपने उस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नोट करके इस बात को ग्रहण करना कि ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है। ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है? ध्वनि और वर्ण में, ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो फिर ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है, हम पहले उसको स्पष्ट कर लेते हैं। ये जानना जरूरी है कि ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है। ध्वनि, ध्वनि भाषा का उच्चरित रूप है। 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 लेकिन वर्ण जो है वो भाषा का लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप है। दोनों में रात दिन का अंतर है। ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ध्वनि केवल भाषा का उच्चरित रूप है और वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसको अपने लिखित रूप में प्रकट करती है। अर्थात ध्वनि को बोलकर प्रकट किया जाता है और वर्ण को लिखकर। इसको अपने उदाहरण के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये क लिखा, इसके नीचे अनंत लगाया। यदि मैं इसको बोलकर प्रकट करता हूँ को, यदि मैं इसको बोलकर प्रकट करता हूँ तो ये तो ध्वनि है, और यदि मैं इस क को बच्चों को लिख कर दिखाता हूँ, यदि मैं बोलकर प्रकट करता हूँ तो ये ध्वनि है, लेकिन मैं इसको आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ, यदि किसी कॉपी में या जैसे अपने स्लेट हैं उसके ऊपर लिख कर दिखाता हूँ, तो वह ध्वनि नहीं मानी जाएगी, अपितु क्या मानी जाएगी? वर्ण मानी जाएगी। जहाँ तक उम्मीद है आपने इस बात को अच्छी तरह से ग्रहण किया है कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। तो एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ध्वनि भाषा का एक उच्चरित रूप है और वर्ण जो है वो भाषा का एक लिखित रूप है। अर्थात ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ये थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझना। अब एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं अपने वर्ण विचार। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अपने कौन सी करेंगे? वर्ण करेंगे। प्रश्न पूछ लिया जाए भाषा की उच्चरित रूप, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह मौखिक इकाई, ध्वनि जो होती है वो एक भाषा की मौखिक इकाई है, लेकिन जो वर्ण है वो क्या है? लिखित है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए भाषा जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो अपने ध्वनि करेंगे। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या करेंगे? ध्वनि। लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या करेंगे? वर्ण। जहाँ तक उम्मीद है ध्वनि और वर्ण में आपको अंतर स्पष्ट हुए हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में उनको भी स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आगे वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण
तथ्य। एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपने जानने की कोशिश करते हैं। वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आ जाए, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो साथियों कौन सी करेंगे, वर्ण करेंगे। कौन सी करेंगे, वर्ण। और प्रश्न आ जाए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यदि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो अपनी कौन सी करेंगे, ध्वनि करेंगे। और यदि एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और एग्जाम में विकल्प में ध्वनि और वर्ण दोनों दे रखे हैं। यदि एग्जाम में बहुत सुंदर प्रश्न है, आने योग्य प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जैसे पटवार एग्जाम है, ग्राम सेवक है, रीट है, उनमें आजकल वर्तमान में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और विकल्प में ध्वनि और वर्ण दोनों दे रखे हैं और दोनों में से एक का चयन करना हो तो हम कौन सा करेंगे, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझे। यदि दोनों का दे रखे हैं, विकल्प में दोनों दे रखे हैं, तो हम ध्वनि का चयन करने के बजाय हम ध्वनि का चयन नहीं करेंगे, पहले किसका चयन करेंगे, वर्ण का चयन करेंगे। पहले किसका चयन करेंगे, वर्ण का चयन करेंगे। ये थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझने की चेष्टा करना। इसके बाद में आगे जो प्रश्न आ सकते हैं वो प्रश्न आ सकते हैं कि वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं। कई बार ये सीधा प्रश्न पूछा गया है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो हम अचानक यदि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो अपने दिमाग में नहीं आते हैं कि वर्ण के कौन से भेद पूछे जा रहे हैं, कितने भेद होते हैं, तो एक बार इनके बारे में भी जानना जरूरी है। वर्ण के भेद अब अपने चर्चा करेंगे, वर्ण के कौन कौन से भेद हैं। तो वर्ण के दो भेद माने जाते हैं, मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं, दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, पहला जो भेद है वो है स्वर और दूसरा जो भेद है वो कौन सा है, व्यंजन है। दोस्तों यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वर्ण के भेद कितने होते हैं तो अपने कुल वर्ण के भेद कितने करेंगे, दो भेद करेंगे। पहला भेद कौन सा, स्वर, और दूसरा भेद कौन सा है, व्यंजन। जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक आपको ये बातें स्पष्ट हुई है। थोड़ा सा एक बार पीछे की ओर रिवाइज और कर लेते हैं। प्रश्न आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कौन सी करेंगे, वर्ण। फिर हमने दूसरा प्रश्न ये पढ़ा कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। ध्वनि भाषा का उच्चरित रूप होता है, अर्थात ध्वनि भाषा का एक मौखिक रूप है, लेकिन वर्ण जो है वो भाषा का लिखित रूप है। हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि का जो लिखित रूप है वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। इसके बाद भी दोस्तों हमने अभी जो पढ़ा वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आपको वर्ण करना है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे और विकल्प में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ध्वनि और वर्ण, दोनों में से एक का चयन करना हो तो हम ध्वनि का चयन करने के बजाय किसका चयन करेंगे, वर्ण का चयन करेंगे। कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं,
तो साथियों वर्ण के भेद कितने माने जाते हैं? दो ही भेद माने जाते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। लेकिन वर्णों की गिनती में स्वर और व्यंजन तो आते ही आते हैं, लेकिन इनके अलावा अपने अन्य ध्वनियों की भी चर्चा करेंगे। जैसे अयोगवा ध्वनि है, उत्क्षिप्त और ताड़नजात हैं, उनकी भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उन ध्वनियों की चर्चा करने से पहले आज हम पहले वर्ण के जो दो भेद हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्योंकि जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अपनी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि स्वर में क्या अंतर है और व्यंजन में अंतर क्या है। तो आओ साथियों, पहले हम स्वर और व्यंजन में अंतर कर लेते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन में अंतर, स्वर और व्यंजन में अंतर, स्वर और व्यंजन में अंतर, स्वर और व्यंजन में अंतर। मेरे प्रिय दोस्तों, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझने की चेष्टा करना। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कोई भी पर्सन जो है वो अपना डाउट नहीं रहेगा, एक एक चीज हमारी स्पष्ट होती जाएगी। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्वर और व्यंजन में अंतर करके भी पूछ लिया जाता है कि स्वर से क्या अभिप्राय है, व्यंजन से क्या अभिप्राय है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। अतः हम प्रयास करेंगे, उन प्रश्नों को भी हल करने की चेष्टा करेंगे। आओ हम उस पर चर्चा करते हैं। स्वर, स्वर और व्यंजन में पहला जो अंतर है वो ये अंतर है कि स्वर को संस्कृत में, स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और व्यंजन को संस्कृत में, और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। तो साथियों थोड़ा सा अंतर समझने की चेष्टा करना। हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। दूसरा अंतर जानने की कोशिश करते हैं। स्वर जो है वो एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन जो व्यंजन है वो एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। व्यंजन एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ स्वतंत्र इकाई नहीं है। देखो, पहला स्वर और व्यंजन में पहला जो अंतर है वो कौन सा है? स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। और स्वर जो है वो एक स्वतंत्र इकाई है और व्यंजन जो है वो एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, स्वतंत्र शब्द से अभिप्राय क्या है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, स्वरों का उच्चारण करने पर वायु फेफड़ों से उठने के बाद निर्बाध गति से वाग्यंत्र, वाग्यंत्र कहा जाता है, जिन यंत्रों से हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। दोबारा सुनना साथियों कि वे ध्वनियां, स्वर से अभिप्राय क्या है? वे ध्वनियां जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर वायु फेफड़ों से उठने के बाद अपने जो वाग्यंत्र होती है, जैसे कंठ है, जीभ है, तालु है, इन वाग्यंत्रों से बिना टकराए स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है, ये जानना अनिवार्य है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वर का उच्चारण करने पर ये वो ध्वनि है, जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु फेफड़ों से उठने के बाद अपने वाग्यंत्रों में निर्बाध गति से, बिना किसी बाधा के, बिना कहीं टकराए, बिना किसी घर्षण के स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकल जाती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लें, जब हम अ बोलते हैं, इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो अ ध्वनि जैसे ही हम उच्चारण करते हैं बिना कहीं टकराए अपने मुख विवर से बाहर निकल जाती है, मुख छेद से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिना टकराए बाहर निकल जाए।
व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो व्यंजन जो है, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वायु फेफड़ों से उठने के बाद अपने जो वाग्यंत्र है, जैसे कंठ, तालु, जीभ, होंठ आदि वाग्यंत्रों से कहीं ना कहीं अवश्य टकराती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन जो है वो एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से स्वतंत्र इकाई कौन सी है। जैसे ए में ऑप्शन दे दिया स्वर, वह में दे दिया व्यंजन, जैसे स में ऑप्शन दे दिया स्वर और व्यंजन दोनों, या द में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र इकाई पूछे तो कौन सी करेंगे, स्वर करेंगे साथियों। अब हम आगे दूसरा अंतर, पहला अंतर है स्वर जो है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, अच। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हल। दूसरा अंतर है स्वर एक स्वतंत्र इकाई है लेकिन व्यंजन एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। तीसरा अंतर है जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करने पर ये जो ध्वनियां हैं वो निर्बाध, ये जो ध्वनियां हैं निर्बाध गति से, ये जो ध्वनियां हैं निर्बाध गति से मुख विवर से बाहर निकल जाती है। मुख विवर, विवर का अर्थ होता है मुख का छेद। विवर का अर्थ क्या होता है, मुंह का छेद। अपना जो मुंह है इस मुंह को क्या कहा जाता है, विवर। विवर का अर्थ गुफा भी होता है लेकिन यहाँ पर विवर का अर्थ लेंगे मुंह का जो भाग है। तो साथियों स्वर जो है वो निर्बाध गति से मुख विवर से बाहर निकल जाती है, निर्बाध गति से बाहर निकल जाती है। थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि वो कौन सी ध्वनि है जो निर्बाध गति से, यानी कि बिना किसी बाधा के, निर का अर्थ होता है बिना। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि निर्बाध की कौन सी ऐसी ध्वनि है जो निर्बाध गति से बिना किसी बाधा के अपने मुख विवर से बाहर निकल जाती है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, स्वर। क्या रहेगा, स्वर। प्रश्न आ सकता है कि यदि, तो फिर व्यंजन क्या है। व्यंजन जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनियां, इन ध्वनियों को उच्चारण करने पर अपने मुख विवर में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न जरूर होती है। प्रश्न आ सकता है कि वे कौन सी ध्वनियां जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो अपने मुख में, अपने वाग्यंत्रों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, व्यंजन। थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझने की चेष्टा करना, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में, हर एक पंक्ति में प्रश्न बनने जा रहे हैं और सभी पंक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इनको ग्रहण करने की चेष्टा करना। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप हर एक चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा अंतर क्या है, चौथा सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है, जैसे ये जो स्वर है, स्वरों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब जो मैं अंतर बताने जा रहा हूँ यह अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जिस अंतर की बात करें हैं यह अंतर भी अति महत्वपूर्ण है, इनको भी समझने की चेष्टा करना। प्रश्न आ सकता है कि वे कौन सी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करने पर अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। इस बात को इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। आगे समझने की चेष्टा करना किस प्रकार से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। स्वरों का उच्चारण करने के लिए, स्वरों का उच्चारण करने के लिए अन्य
ध्वनियों की जरूरत नहीं पड़ती है, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, सहायता नहीं ली जाती है, ली जाती है। लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने के लिए, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए, व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए, व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। और साथियों, इस बात को हम समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अ। अब अ ध्वनि का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि अ जो है वो एक स्वतंत्र इकाई है। इकाई, ये जो अपना अ स्वर है, इस अ स्वर के साथ अन्य जो वर्ण हैं उनकी सहायता लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में पूर्ण है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। अतः चाहे अपने 11 के 11 स्वर हैं, अ ई उ, ये जितने भी स्वर हैं, इन स्वरों का उच्चारण करने के लिए स्वरों के अलावा अन्य ध्वनियों को साथ में नहीं जोड़ा जाता है, अन्य ध्वनियों की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में क्या है, अलग से इनका उच्चारण किया जा सकता है। लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जैसे अपने एक उदाहरण लें क, जब हम क का उच्चारण करेंगे तो क का उच्चारण करने के लिए इसमें एक व्यंजन तो है ही है, लेकिन क का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ साथ ए स्वर की भी हमने सहायता ली है। जैसे यदि हम क के नीचे हलंत लगाएंगे तो क तो अलग हो जाएगा, और इस क में कौन सा स्वर है साथियों, ए। अर्थात इस क का उच्चारण करने के लिए हमने किसकी सहायता ली थी, ए की सहायता ली है। अतः हम कह सकते हैं कि जो स्वर होते हैं, स्वरों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। जहाँ तक उम्मीद है वहाँ तक ये बात आपको स्पष्ट हुई है। एक बार स्वर और व्यंजन के अंतर को एक बार थोड़ी सी और नजर अपने, जैसे स्वर है, स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अच। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हल। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। स्वर जो है वो निर्बाध गति से, अर्थात बिना किसी बाधा के उत्पन्न होते हैं, लेकिन व्यंजन जो है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अपने मुख विवर में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न अवश्य होती है। चौथा जो मैंने अंतर बताए हैं, स्वरों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आप आज हमने इनके बारे में अंतर भी समझे हैं कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। आगे हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे आज, इन दोनों भेदों में से, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा कौन सा है, व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्वर को समझने की चेष्टा करेंगे कि अपनी देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, उन स्वरों में से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं, स्वरों के किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, और हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बढ़िया तरीके से समझने की चेष्टा करना। देखो, स्वर, सबसे पहले स्वर का हम वर्णन करेंगे। प्रश्न आ जाए कि देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में अर्थात हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। पहला प्रश्न कई बार पूछा जाता है, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। यदि प्रश्न आ जाए देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में
स्वरों की संख्या कितनी है? तो साथियों हम कितनी करेंगे? 11 स्वरों की संख्या। यदि प्रश्न आ जाए देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कुल कितनी करेंगे? 11। यह प्रश्न तो लगभग सभी को पता है कि देवनागरी लिपि में अपना जो मानकीकृत रूप है हिंदी व्याकरण का, उस मानकीकृत रूप में 11 स्वरों को स्वीकार किया गया। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कुल कितनी करेंगे? 11 करेंगे। 11 करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, 11 है। अब ये जो 11 स्वर हैं, ये कौन कौन से हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये 11 स्वर है ए, इसके अलावा आ, ई, बड़ी ई, ऊ के बाद में बड़ा ऊ, बड़े ऊ के बाद में कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया कि ऊ के बाद में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ऊ के बाद में कौन सी ध्वनि आती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, इस बड़े ऊ के बाद में जो महत्वपूर्ण ध्वनि है वो है री, जिनको हिंदी में स्वीकार किया गया है। ये जो री है वो संस्कृत भाषा से ली गई है, लेकिन हिंदी ने 11 स्वरों में इसको अपना रखा है, 11 स्वरों की गिनती में इसको स्वीकार कर रखा है। अतः यदि प्रश्न आ जाए कि क्या देवनागरी लिपि में री स्वर को स्वीकार किया गया है, तो हमारा उत्तर रहेगा हाँ। और प्रश्न आ जाए कि री स्वर किस भाषा से लिया गया है, तो मुख्यतः ये हिंदी भाषा का न होकर किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखो, री के बाद में कौन सा स्वर है? ए के बाद में आई के बाद में ओ के बाद में औ। तो साथियों देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन सी है? ए, आ, ई, ऊ के बाद में री, ए, आई, ओ, औ। एक बार फिर से दोहराने की चेष्टा करते हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो अपने कुल स्वर कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। अब हमारे मन में ये प्रश्न चल रहा है कि सर ये 11 स्वर तो हैं, लेकिन इनके अलावा तो और भी ध्वनियां हैं। और साथियों हम उन 2 ध्वनियों की और चर्चा करते हैं। वे 2 ध्वनियां कौन सी हैं जो स्वर के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है, लेकिन जब हम छोटी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन 2 स्वरों को साथ में लिखा जाता है। वो कौन से हैं? एक तो अपने अंग और दूसरा कौन सा है? ए है। अंग ए है। इनको क्रमशः अनुस्वार 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 जिसका चिन्ह है ये अनुस्वार 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 और विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग। तो दोस्तों ये जो अनुस्वार और जो विसर्ग है इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है, इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है। तो आपका प्रश्न रहेगा कि सर जब ये स्वर नहीं है तो इनको किस नाम से पुकारा जाता है? अंग अ है, अर्थात अनुस्वार और जो विसर्ग हैं इनको न तो स्वर में गिना जाता है और न ही व्यंजन में। वर्णों की गिनती में जरूर होता है, वर्णों में जरूर गिना जाता है, लेकिन इनको स्वर और व्यंजन में नहीं गिना जाता है। तो इनका नाम क्या रखा गया है? इन दोनों ध्वनियों को अयोगवा ध्वनि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अयोगवा है ध्वनि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अयोगवा ध्वनि। इन्हें अयोगवा क्यों कहा जाता है? पहले हम ये स्पष्ट कर लेते हैं कि अयोगवा शब्द किस प्रकार से बना है। अयोगवा शब्द अ प्लस योग प्लस वह है,
इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। ए का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है संबंध या जोड़, संबंध या जोड़। वा का मतलब होता है स्थापित करना या वहन करना। तो इस शब्द से अभिप्राय ये है कि अनुस्वार और विसर्ग वो ध्वनियां हैं जिनका संबंध न तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ है। योगवा से अभिप्राय है वे ध्वनियां जिनका संबंध न तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ है। वे ध्वनियां जिनका संबंध न तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ होता है, उसे क्या कहा जाता है? अयोगवा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अयोगवा ध्वनियों की संख्या कितनी है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए अयोगवा ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो अपने कुल कितनी करेंगे? 2 करेंगे। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अयोगवा ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो अपने कुल कितनी करेंगे? 2 करेंगे। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अयोगवा ध्वनि। जहां तक उम्मीद है वहां तक ये बात भी आपको स्पष्ट हुई है। आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 11 स्वर है, 11 स्वर कौन कौन से? जैसे ए, आ, ई, उ, इसके बाद में कौन सा स्वर बताया था मैंने आपको? री के बाद में ए, आई, ओ, औ। इन 11 स्वरों में से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्वरों का वर्गीकरण करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इन 11 स्वरों में से संबंधित इन 11 स्वरों में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन प्रश्नों का अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये 11 स्वरों में से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 11 स्वरों में से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आओ साथियों, महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इन 11 स्वरों में से पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जा सकता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी करेंगे? 4 करेंगे। मूल स्वरों की संख्या कितनी करेंगे? 4 करेंगे। ये 4 स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। वे स्वर मूल स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनमें केवल एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और जिनमें एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मूल स्वर। यदि एग्जाम में प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी बताएंगे? 4 बताएंगे। 4 कौन कौन सी हैं? ए, ई, उ और कौन सी? री। इसके बाद में इन 11 स्वरों से संबंधित दूसरा प्रश्न कौन सा बन सकता है? प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी। तो साथियों ध्यान रखना, दीर्घ स्वरों की संख्या पूछें तो आप कितनी करोगे? 7 करोगे। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी करोगे? 7 करोगे। यदि दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी करेंगे? 7 करेंगे। दीर्घ कौन से स्वर दीर्घ हैं? वे स्वर जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, जिनमें 2 मात्राएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्रा वाले कौन कौन से स्वर हैं? जैसे अपने कह सकते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ कौन से हो जाएंगे? ए। इसमें अपने दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी करेंगे? 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि दीर्घ स्वरों को भी 3 भागों में बांट दिया गया। दीर्घ स्वरों को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। देखो, दीर्घ स्वर है जो बड़े स्वर हैं
जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, उनको भी 3 भागों में बांट दिया गया। वो कौन कौन से हैं, समझने की चेष्टा करना। दीर्घ स्वर है पहला जो है, ये प्रश्न भी पीछे पूछ लिया गया है। मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं, निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं। देखो, दीर्घ स्वर को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो होते हैं मूल दीर्घ स्वर, कौन सा, मूल दीर्घ स्वर। और दूसरा जो है वो कौन सा है, गुण स्वर। दूसरा कौन सा, गुण स्वर। दूसरा कौन सा, गुण स्वर, गुण स्वर, गुण स्वर। और तीसरा कौन सा, वृद्धि स्वर। थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना साथियों। ये जो प्रश्न पूछा गया था वो संधि के आधार पर पूछा गया था, लेकिन एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम सीधा यदि प्रश्न आए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कितनी करेंगे, 7 ही करेंगे। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आ जाए मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, तो ये जो भेद किए गए हैं वो भेद संधि के आधार पर किए गए हैं। और ये जो प्रश्न बनता है वो बच्चों को उलझाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अतः हम इन प्रश्नों को पूर्णतः समझने की चेष्टा करेंगे। प्रश्न कैसे आएगा, विकल्प कैसे दिए जाएंगे, उन विकल्पों में से आपको उत्तर कैसे छांटना है, और हम उनकी चर्चा करते हैं। मूल जो दीर्घ स्वर है, जैसे अपने दीर्घ स्वर संधि यानी कि जो स्वर संधि है उसके अपने 5 भेद होते हैं, दीर्घ, पूर्ण और वृद्धि स्वर संधि। उनमें से जो दीर्घ संधि है, पूर्ण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, उनके आधार पर दीर्घ स्वरों को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे मूल दीर्घ स्वर है, आपने पढ़ा भी होगा कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये जो है वो मूल दीर्घ स्वर है। यानी कि जैसे ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ई और ई मिलकर क्या बन जाता है, बड़ी ई। ऊ और ऊ मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। तो इन स्वरों को मूल दीर्घ कहा जाता है। ध्यान रखना, मूल दीर्घ जो स्वर पूछे तो अपने कौन सा करेंगे, आ, ई, ऊ। ध्यान रखना, यदि एग्जाम में केवल इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, आ, ई, ऊ रहेगा। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि इन दीर्घ स्वरों में से गुण स्वर कौन सा है, तो गुण स्वर अपने कौन कौन से माना जाता है, छोटा ए और छोटा ओ कौन सा माना जाता है, गुण स्वर माना जाता है। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुण स्वर कौन सा है, तो गुण स्वर कौन सा करेंगे, छोटा ए और छोटा ओ करेंगे। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि वृद्धि स्वर कौन सा है, वृद्धि का मतलब होता है सबसे बड़े स्वर। ध्यान रखना, एक तो है मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर पूछे तो आप कौन सा करोगे, आ, बड़ी ई और ऊ करोगे। लेकिन गुण स्वर पूछे तो आप आ, ई, ऊ करने की बजाय कौन सा करोगे, ए, छोटा ए और छोटा ओ करोगे। गुण स्वर का अभिप्राय है दीर्घ से गुणात्मक वृद्धि, थोड़े से बड़े। तो दीर्घ स्वर से थोड़े से बड़े जो स्वर हैं उनको क्या कहा जाता है, गुण स्वर कहा जाता है। और गुण स्वर कौन कौन से हैं, छोटा ए और कौन सा है, छोटा ओ है। अब वृद्धि से अभिप्राय क्या है, वृद्धि का अर्थ होता है सबसे बड़े स्वर। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, सबसे बड़े, यानी दीर्घ में भी सबसे बड़े स्वर कौन से हैं। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो सबसे बड़े कौन से हैं, तो कौन से स्वर करेंगे, आई और कौन सा करेंगे, औ। साथियों, जहां तक उम्मीद है वहां तक ये बात आपको समझ में आई है। एक बार फिर से मैं इनको दोहराने की चेष्टा करता हूं। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि देवनागरी लिपि में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो अपने कितनी करेंगे, 11। कौन कौन सी, ए, अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण तथ्य। इन 11 स्वरों में से प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए मूल स्वर कितने हैं, तो अपने कितने करेंगे, 4। 4 कौन कौन से बताए थे, ए,
ई, ऊ और कौन सा, री। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो अपने कितनी करेंगे, 7, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन आगे मैंने ये बताया है कि इस दीर्घ स्वर को भी कितने भागों में बांट दिया गया है, 3। कौन कौन से, मूल दीर्घ, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। प्रश्न आ जाए दीर्घ स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, मूल दीर्घ, गुण स्वर और कौन से, वृद्धि स्वर। अब थोड़ा सा अपने और ध्यान देते हैं, अंतिम प्रश्न जो है उस पर अपने और चर्चा कर लेते हैं। लाए और प्रश्न कैसे बनेंगे, जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए, इन 11 स्वरों में से एक प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या अपने कितनी करेंगे, 4। कौन कौन सी, ए, ऐ, ओ, औ। साथियों यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या पूछे तो अपने कितने करेंगे, 4। कौन कौन सी, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त से अभिप्राय है वे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने। जैसे ए, छोटा ए किससे मिलकर बना है, जैसे ए है वो किन 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है, ए प्लस ई से। 2 अलग अलग स्वरों से जो मिलकर बने हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। अतः एग्जाम में प्रश्न आ जाए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो अपने कितने करेंगे, 4 करेंगे। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हीं संयुक्त स्वरों को संध्याक्षर स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संध्याक्षर स्वरों के नाम से। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि संध्याक्षर स्वरों की संख्या कितनी है, तो संध्याक्षर स्वरों की संख्या भी कितनी करेंगे, 4। और कौन कौन से हैं, जो ए, ऐ, ओ, औ। ये जो ऊपर दे रखे हैं, ए, जैसे ए, कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, औ। इन चारों को ही क्या कहा जाता है, संध्याक्षर स्वर भी कहा जाता है। संध्याक्षर स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से संधि में 2 अलग अलग ध्वनियों को मिलाने से ध्वनि परिवर्तित हो जाता है, और यदि ध्वनि परिवर्तन हो जाए उसे संधि कहा जाता है। जिस प्रकार से संधि में 2 वर्णों को मिलाने से विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से इन 4 स्वरों में अलग अलग ध्वनियों को मिलाने पर एक नए वर्ण का निर्माण हुआ है, इसलिए इनका क्या नाम रखा गया है, संध्याक्षर स्वर भी रखा गया। और अंतिम प्रश्न जो है वो ये बनता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है कि री किस भाषा से लिया गया है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से इन 11 स्वरों में से कौन सा स्वर है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से कौन सा लिया गया है, री लिया गया। प्रश्न ये भी आ सकता है री जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि री किन 2 ध्वनियों से मिलकर बना है, किन 2 ध्वनियों से मिलकर बना है। ये जो री है ये 2 ध्वनियों से मिलकर बना है, रे और ई। थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन में कई बार रे के नीचे बिना हलंत दे दिया जाता है। जब तक हम रे के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो स्वर है वो अलग नहीं होगा। अतः प्रश्न पूछ लिया जाए री किन 2 ध्वनियों से मिलकर बना है, रे प्लस ई से मिलकर बना है। तो साथियों आज अपना समय पूरा हुआ, और आगे की जो है आगे हम इन स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उन वर्गीकरण में से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपनी यहाँ तक क्लास रहेगी, आगे हम क्लास फिर से जारी रखेंगे। आप तब तक इंतजार करना अवश्य। धन्यवाद, थैंक यू।